गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन सेकंड क्लास 10th हिंदी ए सब्जेक्ट पर के क्वेश्चन पेपर पर हमने चर्चा की थी, जिसमें खंड क हम आपको करा चुके हैं। आज हम इस पे चर्चा करेंगे खंड ख के बारे में, जो व्याकरण से संबंधित है, रचनात्मक लेखन है जिसमें। तो बेटा इसमें आपको पता है कि आपके रचनात्मक लेखन में अनुच्छेद, पत्र, संदेश और विज्ञापन आएंगे। तो चलिए हम एक एक करके जो आपके प्रश्न पत्र में आए हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको दिखाते हैं कि आप किस तरह इसको लिख सकते हैं। अनुच्छेद दिया गया है, किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। बेटा आपने अपने पहले वीडियो में देखा होगा कि इसे हम प्रश्न कहते हैं और ये जो इस प्रश्न के अंतर्गत हैं इन्हें उप प्रश्न कहते हैं। इनमें से इन निर्देशों के आधार पर हमें उत्तर देने होते हैं, तो ये निर्देश पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। एक विषय पर लिखना है बेटा। आपको 3 आए हैं, एक क है मेरे सपनों का भारत, ख है समाचार पत्र की उपयोगिता और ग है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। तो आप पहले इनके संकेत बिंदु यानी हिंट जो हैं उन्हें देखिए कि इनके आधार पर आप किस विषय पर बहुत अच्छा लिख सकते हैं या किस विषय पर आपके विचार ज़्यादा आपके पास हैं। तो आप इन तीनों में से कोई एक आपको करना है। चलिए हम एक एक लेकर चलते हैं बेटा। अनुच्छेद लेखन, हमने इन्हीं तीनों विषय पर अनुच्छेद लिख लिए हैं। पहला हमें दिया है मेरे सपनों का भारत और इसके जो संकेत बिंदु यानी हिंट दिए गए हैं, पहले आपको भूमिका लिखनी है, फिर भारत की वर्तमान स्थिति लिखनी है और भविष्य के भारत में आपकी क्या कल्पना है। तो भूमिका में यानी आपको उसके बारे में बताना है, भारत के बारे में। चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से हमने लिखा है। आप इसमें अपना विचार भी प्रकट कर सकते हैं। भारत एक अत्यंत प्राचीन देश है जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह देश साधु संतों और ऋषियों का देश है। अनेक पवित्र नदियां इसका लहराता आंचल हैं। भारत का नाम दुष्यंत के वीर पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। कहा गया है देवेश को जहाँ पर अवतार लेना भाया, वह मातृभूमि मेरी, वह पितृभूमि मेरी। ये भारत देश के लिए लिखा गया है कि देवी देवताओं ने भी यहीं पर जन्म लिया है। यद्यपि भारत का अतीत गौरवपूर्ण रहा, फिर भी यह सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहा और आपसी फूट और शत्रुता के कारण अपना वैभव खो बैठा। भारत देश के में विभिन्न संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। हालांकि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव समाज के कई हिस्सों में या भागों में व्याप्त है और प्राकृतिक सौंदर्य की छटा भी अब दूषित होती जा रही है। प्रदूषण के कारण धूमिल होती जा रही है और अपना सौंदर्य खोती जा रही है। आगे चलते हैं बेटा। मैं अपने भारत को स्वप्न में इस प्रकार देखती हूँ जहाँ हर नागरिक शिक्षित हो और रोजगार के योग्य अवसर समान रूप से सबको मिले। जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए। मेरे भारत में भ्रष्टाचार की कोई जगह न रहे, रिश्वतखोरी हो या कोई और, आप लिख सकते हो। मेरा भारत फिर स्वच्छंद, स्वच्छ सुंदर नदियों सहित प्रदूषण रहित, हरा भरा और जो चिड़ियों की आवाज़ अब सुनाई नहीं देती, उन चिड़ियों की चहचहाट से भरा मेरा भारत आने वाले भविष्य में ऐसा हो, मैं ऐसी कल्पना करती हूँ। तो बेटा ये आपने मेरे सपनों का भारत पर लिखना है। इसके बाद दूसरा आपको दिया गया है
समाचार पत्र की उपयोगिता। इसके हिंट हैं, समाचार पत्र की आवश्यकता क्या है, ज्ञान वृद्धि का साधन किस प्रकार है, लोकतंत्र का प्रहरी किस प्रकार है। ये आपको हिंट दिए हैं, आप इनके आधार पर अपना समाचार पत्र पर लिखेंगे। ये देखिए बेटा, मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। वह अपने आसपास तथा देश विदेश की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। इस जिज्ञासा को पूरा करता है समाचार पत्र, अर्थात समाचार पत्र वह मुद्रित पत्र है, मुद्रित यानी छपा हुआ पत्र है, जिसमें देश विदेश के विषय में जानकारी उपलब्ध होती है। समाचार पत्रों के द्वारा ज्ञान विज्ञान, खेल कूद, बाजार भाव, चलचित्र विज्ञान, शेयर मार्केट के समाचारों की प्राप्ति होती है। समाचार पत्र ज्ञान वृद्धि का एक महत्वपूर्ण साधन है। देखिएगा बेटा, सारे पॉइंट्स हमारे आते जाएंगे, और लेकिन अनुच्छेद में ये ध्यान रखना है कि आपको कभी हेडलाइन नहीं बनानी है। जो आपको दिए हैं इन्हें हेडलाइन बनाकर नहीं लिखना, बस ये आपकी बात आपके एक पैरे में स्पष्ट हो जानी चाहिए। यह आसानी से एवं सस्ते दाम में आपके द्वार पर उपलब्ध होता है। मार्केट में आने वाले नए उत्पादनों की जानकारी एवं उत्पादनों के प्रति सही एवं गलत जागरूकता होने की जागरूकता समाचार पत्रों द्वारा होती है। विज्ञापन छपते हैं ना अखबारों में, उसके लिए कहा गया है। लोकतंत्र में समाचार पत्रों की उपयोगिता और भी बढ़ गई है। समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाती है। मतलब सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं वो अपनी बात आम जनता तक आसानी से पहुंचा सकती है इन अखबारों के माध्यम से। और जनता की क्या राय है वो भी उनके भी विचार इसमें अखबार में छपते हैं। तो सरकार भी नागरिकों के जो विचार हैं उनसे जागरूक होती है, पत्रों के द्वारा ही पहुंचती है। सरकार की नई योजनाओं से आम जनता परिचित होती है और लाभान्वित होती है। राष्ट्रीय नीति निर्धारण, जनमत संग्रह तथा देश की राजनीतिक गतिविधियों की स्थिति में समाचार पत्र लोकतंत्र का पहरेदार बनकर योगदान देता है। अखबार की महत्ता को दर्शाते हुए कहा गया है, खींचो न कमान और खंजर न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यहाँ पर बेटा जो हमारे कमान, खंजर, तीर कमान, हमारे ये जो शस्त्र हैं, इनसे भी ज़्यादा ताकत बताई गई है अखबार को। कलम की ताकत को बताया गया है कि कलम की ताकत इन सबसे श्रेष्ठ है। अखबार जनमानस में क्रांति का संचार करता है। तो जब आप लिखने लगते हो बेटा, तो आप अपने दिमाग में सोचिए अखबार के अंदर क्या क्या होता है। विज्ञापन होते हैं, शेयर मार्केट के बारे में होता है, उसमें देश विदेश की खबरें होती हैं, अपने देश में या अपने राज्य में क्या घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में होता है। और जितनी भी पॉलिसीज सरकार की होती हैं इनके बारे में होता है। क्रिकेट खेल कूद के बारे में होता है, मकान प्लॉट वगैरह के बारे में होता है। तो उन सबसे संबंधित दिमाग में विचार लाकर आप इसको बढ़ाते हुए लिख सकते हैं। तीसरा टॉपिक है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। ये इसके हिंट हैं, चलिए देखते हैं हमने इसके लिए क्या लिखा हुआ है। अनुशासन शब्द का अर्थ है नियमों के अनुरूप आचरण। विद्यार्थी जीवन में मनुष्य की शक्तियों का विकास होता है और इसलिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व होता है। अनुशासन के अंदर बड़ों की इज्जत करना, समय का सही उपयोग करना, अच्छे संस्कारों को अपनाकर उनके अनुरूप कार्य करना आता है। अनुशासनहीन विद्यार्थी को कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता। न तो माता पिता को ही अनुशासनहीन व्यवहार पसंद आता है, ना ही मित्रों को
यदि प्रकृति अनुशासनहीन हो जाएगी तो सर्वस्व तहस नहस हो जाएगा। अगर सूरज सुबह के स्थान पर शाम को दिखे और पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो मौसम बदलने बंद हो जाएंगे, प्रकृति भी अपना संतुलन खो देगी। प्रकृति भी अपने कार्यों को नियम पूर्वक निभाती है। प्रकृति के कौन कौन से कार्य होते हैं बेटा? जैसे सूरज है, वो सुबह समय से ही निकलता है। अगर प्रकृति नियमितता खो देगी तो मानव जाति का पतन हो जाएगा। किस तरह? मान लीजिए कि पेड़ पौधे कहते हैं भाई हम जो है ऑक्सीजन गैस नहीं छोड़ रहे हैं आज, तो वातावरण में हमारे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना। तो या सूरज कहे कि मैं तो भाई 5 दिन तक अब निकलूंगा नहीं, तो संतुलन बिगड़ जाता है। और हर एक जो प्रकृति में हमारे विद्यमान हैं चीज़ें, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। विद्यार्थी जीवन में अध्ययनरत रहकर समय का सदुपयोग करना चाहिए। यदि विद्यार्थी कुसंगति में पढ़कर अनुशासनहीन हो जाएगा तो विद्यार्थी के सफल जीवन में की नौका डूब जाएगी। अगर आप अनुशासनहीन हो जाओगे, अभी से ही अनुशासन में नहीं रहते हो, अनुशासन में होता है हम अपने टीचर की रिस्पेक्ट करें, लेकिन आप उनकी इज्जत नहीं करते हो, उनको पलटकर जवाब देते हो, तो क्या है, आपकी ये आदत आगे तक आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए विद्यार्थी वर्ग को चाहिए कि वह नैतिक मूल्यों को अपनाए और अनुशासन में रहकर स्वयं को एवं देश को उन्नति की ओर ले जाए। तो बेटा ये हमारा अनुच्छेद हुआ। इसके बाद बेटा हमें 2 पत्र दिए गए हैं। एक दिया गया है ऑनलाइन कक्षा के अनुभवों का चाचा जी को बताते हुए वर्णन करना है, और 120 शब्दों में कम से कम आपका यह पत्र होना चाहिए। तो बेटा पत्र लिखते समय आपको पता है कि हम जब अपने किसी रिलेटिव को पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र होता है, उसमें हम सेवा में नहीं लिखते हैं, और उसमें हम यहाँ जो आप अपना एड्रेस लिखते हो जहाँ पर आप हो, तो आप परीक्षा में हो तो आप परीक्षा भवन भी लिख सकते हो। उसके बाद हम दिनांक डालते हैं और फिर अपने चाचा जी को संबोधन किस प्रकार करेंगे हम, आदरणीय या पूजनीय कर कर, ठीक है। अगर आपका मित्र है तो आप उसे प्रिय करके लिख सकते हैं, लेकिन चाचा जी हों, चाची जी हों, माता पिता, उनके लिए हम आदरणीय शब्द का प्रयोग करते हुए पत्र लिखते हैं। आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। हम यहाँ कुशलता से हैं, आशा करती हूँ आप भी वहाँ कुशल होंगे। चाचा जी, आज मैं आपको अपनी ऑनलाइन कक्षा के अनुभव बताना चाहती हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं, कोरोना के कारण शिक्षण कार्य पर जब रुकावट हुई तो ऑनलाइन शिक्षा ने ही शिक्षण कार्य को पूरा करने में सहयोग किया। मुझे ऑनलाइन शिक्षण बहुत अच्छा लगा। न सुबह सुबह उठकर यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, न ही भागम भाग सुबह की। हम शिक्षकों द्वारा पढ़ाई गई बात को रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, और जब कुछ भूल जाते हैं तो पुनः सुन भी सकते हैं। अब आगे क्या लिखते हैं हम, किंतु शुरू शुरू में तो ये सब बहुत अच्छा लगा, परंतु धीरे धीरे कक्षा कक्ष का माहौल याद आने लगा। विद्यालय का भोजनावकाश और मित्र एवं प्रार्थना सभा सभी याद आने लगे। जहाँ ऑनलाइन शिक्षा के लाभ हैं तो कुछ कमियां भी हैं। कोरोना के कारण काफ़ी समय से आपसे भी मुलाकात नहीं हुई है। अब जल्दी ही आपसे मिलने आएंगे। आगे आप लिख सकते हैं, पूजनीय चाची जी को भी मेरा नमस्कार कहना। आपका रवि, अपना नाम लिख सकते हो, या करती हूँ लिखा है तो आप यहाँ पर अपना नाम, फीमेल नाम भी आप लिख सकते हैं, रविता कर दीजिएगा इसको। दूसरा पत्र है, जल भराव की समस्या पर शिकायती पत्र लिखना है संबंधित अधिकारी को। आप जानते हैं जब हम संबंधित किसी भी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो हम उसको सेवा में या श्रीमान मतलब संबोधन करते हुए लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सेवा में श्रीमान नगर निगम अधिकारी जी, विश्वास नगर, पूर्वी दिल्ली। क्योंकि जल भराव की समस्या है बेटा, तो ये नगर निगम कार्य करती है इस पर, तो हम संबंधित अधिकारी, अगर आपको ये नगर निगम अधिकारी भी नहीं याद आता है तो आप लिख सकते हैं अधिकारी
स्वास्थ्य अधिकारी जी, विश्वासनगर। विषय जल भराव की समस्या के निवारण हेतु। जल भराव का अर्थ क्या है बेटा? जल भराव का अर्थ है जल का भर जाना। आपकी गली में, आपके मोहल्ले में जल भर गया है, गंदा पानी भी हो सकता है वो। इसका अर्थ यह नहीं निकालना है कि पानी ख़त्म हो गया है तो जल आपको भरवाना है, टंकियों में जल भरवाना है। बेटा ये आप जल भराव का सही अर्थ जान लें। फिर आप लिखेंगे, महोदय हम विश्वासनगर गली नंबर 10 के निवासी, आपका ध्यान गली में नालियां भरे होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो रही है। मतलब पानी जो नालियां हैं उनमें कूड़ा करकट भरा रहता है, पानी निकलता नहीं है, तो वो पानी जो है बाहर आ रहा है, जिसके कारण नालियों का पानी गली में भर गया है और उस गंदे पानी में मच्छर मक्खी पैदा हो रहे हैं। बदबू के कारण घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। ठहरे हुए जल में पनप रहे मच्छरों से डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का डर बना रहता है। कूड़ा कचरा के उठाव न होने के कारण दूषित और दुर्गंधपूर्ण वातावरण हो गया है। इससे पूर्व भी हमने इस समस्या के निवारण हेतु पत्र लिखा था, किंतु कोई कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं की गई। आपसे पुनः अनुरोध है कि गली में जल भराव की समस्या का निवारण करके हमें राहत प्रदान करें। धन्यवाद। निवेदक आप लिख देंगे, समस्त गली नंबर 10 विश्वासनगर निवासी। तो बेटा इस तरह आप पत्र लिखेंगे। अब आते हैं हम विज्ञापन लेखन पर। हमारा खंड ख का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपको विज्ञापन दिए गए हैं। ये देखिए बेटा, अब 50 शब्दों का आपको विज्ञापन बनाकर तैयार करना होता है, जो प्रश्न में आपके आएगा पेपर में। तो बेटे ये देखिए, जब भी आप कोई विज्ञापन लिखते हैं तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लीजिए और उस बॉक्स में आप जिस विषय पर आपको विज्ञापन दिया है उसे यहाँ लिख दीजिए। किराए पर दुकान, आपको किराए पर दुकान देनी है, इसलिए आपको। और अब आप सोचिए कि आप दुकान दोगे तो कोई जो भी व्यक्ति लेने आएगा वो क्या क्या चीज़ें देखेगा कि दुकान में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो दुकान में इतना स्पेस हो कि अंदर वो स्टोर भी बना सके, काउंटर भी हो और पानी की सुविधा भी हो, बिजली की भी हो, मेन रोड पे हो, ज़्यादा वहाँ पर लोग आते हों सामान खरीदने के लिए। तो आप दिमाग में जब आपके आ जाए तो उनको आपने पॉइंट बना करके लिख देना है बस। इसको आप कहानी की तरह या कथा की तरह नहीं लिखेंगे। एक एडवर्टाइजमेंट को संक्षेप में लिखिए ताकि उसे देखकर कोई पढ़ने की कोशिश करे। अगर आप उसे कहानी की तरह लिख देंगे ना तो कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो देखिए, जैसे हमने लिखा, 50 गज में बनी हुई दुकान है, मेन रोड पर है, मुख्य बाजार में है, अटैच टॉयलेट है, स्टोर रूम और काउंटर की सुविधा भी है इस दुकान में, और 3 वर्ष के अनुबंध में, यानी 3 वर्ष का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। सुनहरा मौका, और जो मालिक है उससे अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप उसको फ़ोन करके यहाँ पर इस तरह दिखा सकते हो, किराया एवं अन्य जानकारी हेतु संपर्क करें रामधन शर्मा, फ़ोन नंबर ये। ठीक है बेटा, चलिए अब दूसरा विज्ञापन हम देखते हैं। मद्यपान निषेध पर है आपका। तो मद्यपान निषेध पर, मद्यपान का मतलब यहाँ पर मदिरापान से है। ठीक है, अगर धूम्रपान आता है तो सिगरेट भी आप बना सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों बना दिए, धूम्रपान या मद्यपान, कुछ भी आ जाए। मद्यपान लेता है जान। क्या क्या इसको पीने से खराबियाँ या हमारे शरीर में बीमारियाँ पड़ती हैं, हम उनको लिख सकते हैं। लीवर को खराब करता है, धीरे धीरे मौत की ओर ले जाता है, मद्यपान से होती है घर की बर्बादी, मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है ना। तो यहाँ पर हम उसे लिखेंगे और फिर हम इसके लिए कुछ लिख भी सकते हैं। मद्यपान का करो विरोध, प्रगति में ये तो है अवरोध। अवरोध यानी रुकावट। इस तरह यहाँ कोने में एक चित्र बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा बेटा, पॉइंट्स में लिखिए और बॉक्स बनाइए
आपके विज्ञापन की ओर, ताकि अट्रैक्टिव हों लोग। अच्छा, दुकान भी हो गई, मद्यपान निषेध हो गया, हस्त निर्मित प्रदर्शनी है। अब चलिए, अब आपके स्कूल में ईएमसी की एक आपने देखा प्रदर्शनी लगी थी, तो उसी को दिमाग में रखते हुए आप इस पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिखिए कि पहले तो हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी कहाँ लग रही है। यहाँ विद्यालय का नाम आप मत लिखिएगा, क्योंकि सिर्फ इतना लिख सकते हो, सर्वोदय कन्या विद्यालय में। आप अपने विद्यालय का पूरा नाम नहीं लिखें, सिर्फ इतना लिखिए, हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी। उसमें हाथ से बनी हुई क्या क्या वस्तुएं हैं, देखिए उनके चित्र बना दीजिए, छोटे छोटे से फूलदान बनाए हैं, मोमबत्तियाँ बनाई हैं, बंधनवार बनाई है हमने, यहाँ साड़ी कवर या फोल्डर बनाए। फिर उसके बाद हम लिखेंगे, आइए और अवसर का लाभ उठाइए, उचित मूल्यों पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित सामान। क्या क्या सामान है? फूलदान, बंधनवार, मोमबत्ती, बंदेज की चुन्नी, आकर्षक साड़ी कवर, फाइल कवर, मास्क। समय दे देंगे आप कि भाई ये प्रदर्शनी कितने बजे से कितने बजे तक लगेगी। और आप एक नोट दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों की निर्मित चीज़ें हैं तो बच्चों का उत्साह बढ़े। कृपया अधिक से अधिक संख्या में आकर छात्राओं का उत्साह बढ़ाएं। एक विज्ञापन कोरोना की रोकथाम पर बेटा आप बना सकते हैं, और ये तो बहुत कॉमन है, जगह जगह आप स्कूलों में भी देख रहे हो लगा रखा है, रोज़ न्यूज़पेपर में भी आता रहता है। एक वैक्सीन, मास्क, 2 गज दूरी, हैंड वॉश, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप विज्ञापन बनाएंगे, और इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 7 है, जिसमें क प्रश्न जो है इसका, ये देखिए ये ख नहीं है, ये क के 2 भाग हैं। उप प्रश्न में इसके 2 भाग हैं, इन दोनों में से एक करना है। इससे पहले भी बेटा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अथवा का अर्थ होता है या तो ये कीजिए या ये कीजिए। हम आपको दोनों बता रहे हैं। विद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई देते हुए 40 शब्दों में एक संदेश लिखना है। बेटा संदेश लेखन तो बहुत आसान है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो, उन्हीं मैसेज को आपने टाइप करते हो, उसको आपने लिखित में लिख देना है। जैसे पहले हम लिख करके ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह अपने उसके संदेश भेजा करते थे, शुभकामनाएं भेजते थे, ये भी वही है बेटा। तो पहला है खेलकूद प्रतियोगिता में चयन होने पर। बेटा आपको बिल्कुल भी इससे डरना नहीं है कि बड़े बड़े शब्द आ गए तो हम किस तरह देखें। क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता है, कुछ भी हो, आपको ये पता होना चाहिए कि हम मित्र को बधाई दे रहे हैं। किस बात की दे रहे हैं? वो खेलकूद प्रतियोगिता में सेकंड आया है। तो इसमें भी आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप संदेश लिखें तो पहले तो आपको बॉक्स बनाना है एक, ये बहुत ज़रूरी है बेटा। ऊपर लिखना है शुभकामना संदेश, शुभकामना दे रहे हो उसको लिखिए। फिर आपको दिनांक लिखनी है और समय लिखना है। उसके बाद आप जिसे भी लिख रहे हो, मित्र को लिखना है शुभकामना संदेश, तो पत्र में आपके मित्र को लिखने के लिए आया है, तो आप मित्र को संबोधन करेंगे, प्रिय मित्र, और उसके बाद यहीं से देख लीजिए बेटा कि क्या शुभकामना आप दोगे। आपको राष्ट्रीय प्रतिभा परीक्षा में चयन होने पर माफ़ कीजिएगा बेटा, ये वाला देखना है। प्रिय मित्र रवि, बधाई संदेश है। विद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर आपको हार्दिक बधाइयाँ। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ या करता हूँ। क्योंकि बेटा देखो यहाँ लड़का है तो यहाँ करता हूँ आएगा। साथ ही यह आशा करता हूँ, ये गलत लिखा गया है, आप सही कर लीजिएगा, कि आप अगले वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त करोगे। इसी तरह से दूसरा आपको दिया गया है कि छोटी बहन को प्रथम स्थान आने पर कक्षा में, तो आपको बधाई संदेश लिखना है। ये देखिए
ऊपर लिखेंगे बधाई संदेश, बॉक्स बना लीजिए और इधर की साइड ही आपको लिखना है, ये नहीं जहाँ चाहे मर्जी आप लिखते चले जा रहे हो। दिनांक 21/3/22, समय डालेंगे प्रिय बहन राखी, क्योंकि आपको बहन को लिखना है तो बहन को आप प्रिय बहन राखी। कक्षा में प्रथम आने पर, यही लिख दीजिए, कक्षा में प्रथम आने पर, प्रथम स्थान प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई। हर्षित हृदय से ईश्वर से यह मनोकामना करती हूँ कि आप सदैव इसी प्रकार प्रथम स्थान प्राप्त करती रहो और माता पिता का नाम ऊंचा करो। अपना नाम लिख दीजिएगा नीचे। इसी तरह आपको अगला दिया है, अपने बड़े भाई की शादी की सालगिरह की शुभकामना देते हुए लगभग 40 शब्दों में आपको संदेश लिखना है। अब तो कॉमन सा हो गया बेटा, मैसेज आए दिन हम मैसेज में लिखते रहते हैं शादी की सालगिरह मुबारक हो। तो बस ध्यान क्या रखना है, आपको बॉक्स बनाना है, शुभकामना संदेश लिखना है ऊपर जो भी आप लिख रहे हो, टाइम लिखना है, समय, दिनांक। आदरणीय भैया, आपको एवं पूजनीय भाभी जी को शादी की 3री वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामना। आज के शुभ अवसर पर ईश्वर से यह प्रार्थना है कि जिस प्रकार अब तक खुशियां आपके द्वार रहीं, इसी प्रकार भविष्य में भी आप दोनों प्रसन्न रहें। ईश्वर आप पर सदैव अनुकंपा बनाए रखे। तो जब आप बधाई दो तो प्रेजेंट की दे दो और भविष्य की दे दो, आपका अपने आप ही संदेश जो है बन जाएगा। अब रह गया राष्ट्रीय प्रतिभा परीक्षा में चयनित होने पर अपने मित्र को शुभकामना संदेश। तो ये देखिए, ये भी हमने लिख रखा है। ऊपर पहले बॉक्स बनाइए, शुभकामना संदेश लिखिए, क्योंकि शुभकामना संदेश है। डेट डालनी है, समय डालना है। प्रिय मित्र, आपको राष्ट्रीय प्रतिभा परीक्षा में चयन होने पर, आपका राष्ट्रीय प्रतिभा परीक्षा में चयन होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। यह आपकी लगन एवं मेहनत का ही परिणाम है। भविष्य में भी देखिए, आपकी शुभकामना दे दी और फिर भविष्य की दे दीजिए, इसी में आपके जो हैं वर्ड्स बनने लग जाते हैं। भविष्य में भी आप इसी प्रकार सफलता प्राप्त करो, मैं ईश्वर से ऐसी मनोकामना करती हूँ। तुम्हारा मित्र नवीन। तो ये हम संदेश लेखन भी कर लिए बेटा। अब आपको इस प्रश्न पत्र की लिख करके अभ्यास करना है और इसी तरह से और जो सैंपल पेपर आपके लिए आए उन्हें भी सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, चलिए हम अपनी यहाँ पर क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू बेटा।